नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में आज हम बात करेंगे जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो संकल्प लिया है उसका आधार देश के युवा हैं, और उनका मानना ये है कि युवाओं के आधार पर 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में युवाओं की भागीदारी तय करने के लिए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज लॉन्च किया है। विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य युवाओं को विकसित भारत बनाने में योगदान देने के लिए मंच प्रदान करना है। विकसित भारत एट 2047 का उद्देश्य आज़ादी के 100 वर्षों यानी कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। इस विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से। उनका परिचय मैं करवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा, सेंट स्टीफन कॉलेज के एचओडी हैं संस्कृत विभाग के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रणव भाटिया हैं, संस्थापक और सीईओ हैं सीरिंग माइंड्स के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। बहुत तेज तालियां बजनी चाहिए। डॉक्टर पंकज जी, यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हैं और आप तो घिरे रहते हैं युवाओं से, और ये जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, इस संकल्प को लेकर कितना उत्साह देख रहे हैं युवाओं में, और विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय के युवा क्या सोचते हैं इस संकल्प को लेकर? सबसे पहले मैं आवाज़ देश के जो दर्शक हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस रूप में देना चाहूँगा। आपने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय या जो भी विश्वविद्यालय परिसर में जो छात्रों की स्थिति है और छात्रों में क्या ऊर्जा है, छात्रों में क्या उत्साह है, वो उनके शिक्षक को देख करके आपको ज्ञात होगा कि उन जो विद्यार्थियों के, छात्रों की ऊर्जा से हम लोग ऊर्जास्वित होकर के एक नवाचार रूप में छात्रों के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। उनमें जो कह सकते हैं ताप है, उनमें जो एक गर्मी है, मैं शब्द को दोहराऊं, उनमें जो ताप है वो तप बन करके ऊपर उतरने के लिए यहाँ पर कृत संकल्प हैं। और हमारे युवा एक सार्थक दिशा में, देश के सार्थक नेतृत्व के अंतर्गत विकसित भारत जो 2047 का संकल्प है उसको साकार करने के लिए तत्पर हैं। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एक बहुत ज़्यादा जोर जो है स्टार्टअप्स को लेकर होता है, और स्टार्टअप्स को जो गति मिली है पिछले कुछ वर्षों में उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और क्या स्टार्टअप्स एक जरिया हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है देश को विकसित राष्ट्र बनाने का? देखिए, आपने जो बात की कि देश को विकसित राज्य बनाने के लिए स्टार्टअप ही एक ऐसा जरिया है जिससे इस देश का प्रोग्रेस आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बोला है कि हम इस देश के अंदर जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहते हैं, जॉब सीकर्स नहीं। तो अगर स्टार्टअप्स का मूवमेंट हम देखें, जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया के नाम से लॉन्च किया था 16 जनवरी को, उसके बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है इस देश के अंदर वो है एक परसेप्शन बदला है। पहले माँ बाप अपने बच्चों को स्टार्टअप में जाने से रोकते थे। अब पहली बार वो कहने लगे हैं कि अगर रितेश अग्रवाल इस देश का युवा इतना बड़ा कंपनी बना सकता है तो शायद तुम भी बना पाओगे, और तुमको इसके अंदर जाना चाहिए। तो ये जो मानसिक परिवर्तन आया है उससे बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है। पिछले 6-7 साल के अंदर अराउंड 6 से 7 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं। जो सारे स्टार्टअप्स हम लोगों के रजिस्टर्ड हैं DPIIT के अंदर, वो 1,20,000 से ज़्यादा उसका नंबर है। और अभी तो बहुत कई लाख ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है।
तो ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है और सबसे बड़ा परिवर्तन है माइंडसेट का, जो इस देश को बहुत आगे लेके जाएगा। चलिए, पैनलिस्ट और युवाओं के मध्य में बहुत ज़्यादा देर तक दीवार नहीं बनता। बहुत सारे युवा हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक मेरे साथ बाईं तरफ बैठे हुए हैं। अभिषेक ने एक पत्र लिखा था कि आवाज़ देश की में हमारी आवाज़ को भी समाहित किया जाए। ये एक अवसर है, और अवसर इसलिए भी है क्योंकि एक चुनौती भी है ये अवसर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक संकल्प ले लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए युवाओं को क्या कुछ करना होगा, या इस संकल्प को युवा किस तरीके से देख रहे हैं? नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक सुमंत, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। मेरा आप दोनों पैनलिस्ट से एक प्रश्न है। एक स्वाभाविक रूप से है, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एक गांव से आना हुआ, एक नई परिस्थितियों को देखना हुआ, मेरे लिए एक अलग अनुभव था। जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो यहाँ के हमें पता चला कि स्टार्टअप होता क्या है, लेकिन जब हम ग्रामीण पृष्ठभूमि पर देखते हैं तो वहाँ पर जो एक भारतीय मानसिकता है कि आप पढ़िए, एक सरकारी नौकरी करिए, ये आपका एक अग्रिम लक्ष्य है, उसको बदलने में ग्राम स्तर पे हम युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं? मेरा आपसे ये प्रश्न है। शिक्षक का जो है बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है इसके लिए। अभिषेक जी का प्रश्न बड़ा ही सार्थक है। हम उसको इस दृष्टि से देखते हैं कि प्रायः जो आपने ग्रामीण परिवेश की बात की, हमारे लिए सबसे ज़रूरी है किसी भी तरह से युवाओं को इससे जोड़ने के लिए, चाहे वो स्टार्टअप हो या स्किल डेवलपमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री का जो एक स्वप्न है शिक्षा को लेकर के, उन्होंने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करके 2020 एक रिलीज किया, जो कि आज भारत के सारे विश्वविद्यालयों में है। मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि उसमें एक अनिवार्य विषय के रूप में SEC, आप लोग सभी जानते होंगे, जिनको कॉमन टर्म में सेक कहते हैं, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। देखिए, उनको ले जाना है 2047 में। बीज वपन अभी से हो रहा है। बच्चों को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट के उस कोर्स को पढ़ना होगा, और वे पढ़ने वाले ग्रामीण बच्चे भी होंगे। आपने जैसा कहा कि ग्रामीण परिवेश से आए, और आप जब उस स्किल डेवलपमेंट को लेकर के अपने गांव जाएंगे, आप अपने युवाओं से उसको शेयर करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने युवाओं के लिए भी एक आदर्श बनते हुए रहेंगे, और आपके साथ वे युवा उस स्किल डेवलपमेंट में अपनी हिस्सेदारी और अपनी जो भूमिका है, उस भूमिका को निभा रहा होगा। प्रणव जी, आपने जो है इनिशियल स्टेज पर ही शुरू कर दिया था। 2013 से ही आपका स्टार्टअप प्रारंभ हो गया था। 10-11 बरस आपको देखते हो गए। क्या आपको जो माइंडसेट है भारतीयों का, वो थोड़ा बदला हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि यही था, घर वाले जो है पहले से दबाव बना देते थे कि आप ये कर लो तो आप डॉक्टर बन जाओगे, ये कर लो तो इंजीनियर बन जाओगे, पहले से ही तय कर देते थे। अब क्या युवा अपने हिसाब से भी सोचने लगा है, और अपनी सोच के हिसाब से ही अपने करियर को शेप देने लगा है? देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। मैंने ये अपना इंक्यूबेटर चालू किया था 2013 में, बट अपना बिजनेस और स्टार्टअप मैंने शायद 2004-2005 से ही कुछ चालू किया था। कुछ छोटे मोटे कंपनी बनाए, फिर उनको बेचा, फिर अपना ये बाद में इंक्यूबेटर चालू किया। तो जब हमने अपना काम चालू किया था कॉलेज के बाद, तब कोई भी नहीं चाहता था कि एक अच्छा जॉब छोड़ के कोई अपना बिजनेस शुरू करे। और उस टाइम पे क्या होता था, किसी से मिलने भी जाते थे तो हम उसको कोशिश करते थे दिखाने का कि हम एक छोटे स्टार्टअप नहीं है। उस टाइम पे शब्द शायद स्टार्टअप हुआ नहीं था, टर्म नहीं थी। उस टाइम पे हम दिखाना चाहते थे कि हम एक कॉर्पोरेट हैं। कोशिश करते थे कि हम टाई पहन के जाएं, सूट पहन के जाएं, और दिखाएं कि हमारी कंपनी में 4-5 लोग नहीं, 10-15 लोग काम करते हैं या 20-30 लोग काम करते हैं। उसे हमें शर्म आती थी कहने के लिए कि हमें एक छोटा सा कंपनी में काम कर रहे हैं, एक छोटा सा कंपनी चला रहे हैं। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे ये स्टार्टअप की दुनिया बढ़ती गई, व्हाट्सएप जैसी कंपनी ने 35-50 लोगों की एक एम्प्लॉय बेस के साथ हजारों करोड़ में अपने आप को बेचा, तो लोगों को पता चलने लगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इन्फोसिस या TCS जैसी लाखों एम्प्लॉयज़ की कंपनी चलाते हैं तभी आप बड़े हैं। आप छोटे एम्प्लॉय बेस के साथ भी बड़े कहलाए जा सकते हैं। और जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने ये स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया, और उस मंच पे बड़े सारे इंडिया के ऐसे युवा स्टार्टअप ओनर्स थे जिन्होंने हज़ारों करोड़ का वैल्यूएशन बनाया था। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं विज्ञान भवन में उस दिन जब था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था रितेश अग्रवाल को, कहते हुए कि जो टाटा ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया होटल्स का, उससे ज़्यादा होटल्स इन्होंने बना लिए ओयो के अंडर। ठीक है, तो ये जो एक
देश का प्रधानमंत्री जब पहली बार अपने तरफ से इस देश के युवाओं को कह रहा है कि आप स्टार्टअप करो, तो माँ बाप के अंदर भी एक वो परिवर्तन आया जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को अलाउ किया स्टार्टअप करने के लिए। धर्मेंद्र यहाँ पर हैं। धर्मेंद्र, आप जो हैं अपनी आवाज़ भी समाहित करें इस पूरे विषय को लेकर, और धर्मेंद्र के साथ 3-4 स्टूडेंट्स और युवा लगातार जो हैं कुछ अपने विचार इस पूरे विषय को लेकर जो हैं हमारे साथ शेयर करें। धर्मेंद्र। सर्वप्रथम देश की आवाज़ दिखने वाले समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न भाषण से है उम्मीदें न वादों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें न वादों पर भरोसा है, मोहब्बत के बदौलत ही ये हिंदुस्तान जिंदा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जय घोष किया था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो आज के समय में जो हमारे देश में असमानताएं विद्यमान है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि इस असमानताओं को दूर करने के लिए हमें विश्वास करने की आवश्यकता होगी, और विश्वास हम कैसे करें? जी सर, मेरा ये प्रश्न दोनों ही वक्ताओं से है। जी। क्योंकि मैं हमेशा यात्रा अकेला करता हूं, और जब मैं भी यात्रा करता हूं तो मेरे साथ ये होता है कि जब मैं बस पे चढ़ता हूं तो पता चला ये पास वाला है तो मुझे बोल देते हैं कि ये बस यहाँ नहीं जा रही, यहाँ जा रही है। ये बहुत बढ़िया एक प्रश्न इनका है, क्योंकि हमारी जो सामाजिक संरचना है, उन सामाजिक संरचना में जो शुरू से ही एक चुनौती हमें मिली है वो असमानता की रही है। ये असमानता ना तो वर्णगत हम कहें, ना ही इसे हम वर्गगत कहें, बल्कि ये समानता जो है, असमानता जो है, एक देखने की दृष्टि के कारण व्यक्ति व्यक्ति के मध्य असमानता होती है। और वो असमानता जो है हमें उसको दूर करना ही है। और क्यों करना है, कैसे करना है? क्योंकि जब तक हम समान नहीं होंगे हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना और परिकल्पना लेकर के चल नहीं सकते। और किसी भी समानता की स्थापना के लिए पुनः मैं कहूंगा कि उसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें अच्छे और बुरे का बोध नहीं होगा उस समानता में हम अपने को असमानता से दूर नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी कमीज से तुम्हारी कमीज ज्यादा सफेद क्यों, यही भावना जो है हमें व्यक्ति व्यक्ति में एक भेद, व्यक्ति व्यक्ति में एक विभेद उत्पन्न करता है। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम जो उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी शिक्षा को हम समाज में संपोषित करने का प्रयास करते हैं, और तभी जाकर के यह जो समानता की भावना है ये रहेगी। लेकिन जहां तक हमारी सनातन परंपरा है, जो भारतीय चिंतन है, वो सदैव ये कहता रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कहीं भी असमानता नहीं है, सर्वत्र समानता की ही भावना की जाती है। आप शांति पाठ करें, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु की बात करते हैं, मतलब साथ साथ रहने और साथ साथ चलने की बात करते हैं। तो यहीं पर है, यह चीज हमारे से मिसिंग है। हमें उसी चीज को इस देश के जो नायक हैं उनके नेतृत्व में उसको इंप्लीमेंट करना है। और ये आज नहीं कल ये सूरज जरूर उगेगा। जी, कुछ और बच्चे जल्दी माइक पीछे दें। नमस्कार, मैं सागर पुनिया श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भी बहुत सारे राज्य ऐसे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के बहुत ज़्यादा मेहनत से हम लोग जुड़े थे। लेकिन आज भी लगभग 100 साल होने को आएंगे 2047 तक, लेकिन आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो सेसेशन या सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। तो महोदय, जो हम ये विकसित भारत की एक तस्वीर देखना चाहते हैं, क्या वो एक यूनाइटेड या एक भारत भी होगा, या तब भी ऐसी डिमांड उठती रहेगी? इसी जगह पर आप जैसे युवाओं की आवश्यकता होती है। रीजन यह है कि देखिए, ये जो सेपरेशन की बात आती है ना, ये युवा नहीं कर रहे होते, ये राजनीतिज्ञ कर रहे होते हैं, जिनको अपने अनुरूप अपने समाज का निर्माण करना होता है, और वहां का नायक बनकर के वो अपनी अहं को तुष्ट करने के लिए सोच रहा होता है। हम युवा जब एकत्रित होकर के इन सारे चीजों का विरोध करते हैं तो ऐसी बातें दब जाती है, और तब देश की आवाज युवाओं को बनना पड़ता है। और यह युवा ही है जो कि इस देश को एक सही दशा और सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए हम युवाओं से भारत के लिए, भारत राष्ट्र के लिए अपेक्षा बढ़ जाती है, जहां पर उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रणव जी, समानता का यहाँ पर अभी विषय छिड़ा था, और समानता हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि जो हमारे स्किल्ड फोर्स थी उनको जात नहीं बल्कि ज्ञात कहा जाता था, क्योंकि वो कोई अलग अलग जो है स्किल के ज्ञाता होते थे, और उन्हीं के आधार पर एक विदेशी जो है
अर्थशास्त्री ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें कहा गया है कि पिछले 3,000 वर्षों में से 2,500 बरस तक आर्थिक रूप से भारत ने पूरे विश्व पर शासन किया है। और जो हमारी जो स्किल्ड हमारे लोग थे, हुआ करते थे, सुनार, लोहार, बढ़ई, उनके आधार पर हम लोग जो है 2,500 बरस तक जो है आर्थिक रूप से बहुत सशक्त थे। जब आपके पास स्टार्टअप्स के लिए आते हैं और आप उनको बताते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी आ रहे हैं आपके पास और जो है वो सही ढंग से एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं अपने स्किल को लेकर? देखिए, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आते हैं जो अपने स्किल को आज पूरे विश्व में पहुंचाना चाहते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी आते हैं जो इस देश के छुपी हुई कला स्किल्स को प्रमोट करके ऑनलाइन एजुकेशन में कन्वर्ट करके पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम शार्क टैंक का प्रोग्राम देखें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे युवा आए हैं जिन्होंने अपना बताया है कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, इस देश की जो पेंटिंग की कला है, कुछ पॉटरी है, कोई और स्किल्स हैं, उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे एक टूरिज्म ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विलेजेस में, जहाँ पर लोग जाके ये चीज़ों को सीख रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनको वो सिखाया जा रहा है। ऑनलाइन ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं इन लोगों से और ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी देखिए होता क्या है, स्टार्टअप जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि कोई गैप है, वहाँ पर वो उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि हमारे पास कोई एक कला है जो पूरे विश्व में अभी तक फैली नहीं है, वो सोचते हैं उस कला को हम लेके जाएं, पूरे विश्व में फैलाएं और उससे एक आमदनी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें इस देश के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो अपने स्किल्स को प्रमोट करके उसको बढ़ावा देते हैं। लेकिन स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक बंदे के स्किल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस स्किल को आपको कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करके एक बड़ा सा बिजनेस बनाने का एक आइडिया होना चाहिए कि उस स्किल को आप कैसे इम्पार्ट करेंगे और आपके लोग उसको कैसे दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं आजकल जो अपने स्किल्स को आगे ले जाना चाहते हैं। जी, चलिए, युवाओं से जो है सवाल ज़्यादा आए हैं, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा पंकज जी कि सारी आशाएं जो है हमारे युवाओं से जुड़ी हुई हैं अलग अलग विषयों को लेकर। क्या कुछ हमें करना चाहिए? किसी के पास कोई कुछ आइडियाज़ हैं? क्योंकि हमने देखा कि अनुसंधान के क्षेत्र में जो देश आगे रहे हैं वो विश्व की शक्ति बनकर रहे हैं बरसों बरस से। भारत में भी अब प्रयास किया जा रहा है कि अनुसंधान पर ज़्यादा जोर दिया जाए और हमने ये भी देखा कि इसरो में भी अनुसंधान के क्षेत्र में युवाओं को, कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार के बजट में भी एक बड़ा एलोकेशन जो है अनुसंधान को लेकर हुआ है। कुछ युवा जो अनुसंधान को लेकर कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहिए हमें? माइक है पीछे किसी के पास? नमस्कार सर, मेरा नाम श्रीओम है और मैं सेंट स्टीफेंस विद्यालय का छात्र हूँ। मेरा मानना है कि जब हम विकसित देशों की बात करते हैं तो उनकी जब हम एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होने वाली जीडीपी का परसेंटेज देखते हैं तो अधिकतर देशों में 6% से ऊपर ही परसेंटेज रहता है। हमारे देश में भी 1990 से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि 6% का जो वेटेज है हम उसको पार करें, लेकिन अभी तक हम देखते हैं 2 से 3% या 3 से 4% ही हम शिक्षा के क्षेत्र में हम अपनी जीडीपी का परसेंटेज एलोकेट कर पाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं? मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, इसके साथ एक बात और जोड़ देता हूँ। ये 6% की जो मांग है शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च करने की, ये सही बात है और कई देशों में ऐसा किया भी जाता है। लेकिन भारत में जो निजी तौर पर शिक्षण संस्थाएं हैं वो जो खर्च कर रही हैं वो शायद इसमें समाहित नहीं है। अगर उसको समाहित किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि 6% के आसपास आ जाएगी। मैं दोनों तरीके से इसका उत्तर देना चाहूँगा। श्रीराम, हम जब इस तरह के परसेंटेज निकालते हैं ना, या किसी अन्य राष्ट्र के साथ तुलना करते हैं, तो हमारी अपनी जो भारतवर्ष की जो पूरी एक व्यवस्था है और अन्य देशों की जो व्यवस्था है, हम उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं। अब भारत की जनसंख्या देखिए, भारत में जो विविधता है उसको देखिए और भारत में जो आवश्यकता है उनको भी देखिए। ये सारी चीजें अन्य राष्ट्रों के साथ नहीं है, यही कारण है कि वो सक्षम हो पा रहे हैं। तो हमें तो सबसे पहले अपने सामाजिक स्तर पर अपने को ऊपर करना है ताकि हम वो सक्षम हो सके और हम अपनी जीडीपी जो शिक्षा के ऊपर मैं कह रहे हैं, हम 6% ही क्यों की बात करें, अगर हम समर्थ होते हैं, अगर 2047 को हम सोचे तो हो सकता है ये 10% हो जाए, क्योंकि हम विकसित हो चुके होंगे। अब जो दूसरी बात कही सर ने, बड़ी अच्छी बातें कही। डेटा से किसी राष्ट्र के उन चीजों का आकलन नहीं होना चाहिए। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस
जो कि एक कह सकते हैं कि मशरूम की तरह बढ़ रहे हैं हर गली चौराहे पे। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट मात्र को अगर केवल कर लें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पड़ोस में एक हब है, कहते हैं कि वहां पर इतनी अधिक प्रतिवर्ष जो है वो करोड़ों रुपए की वहां से आमदनी लोग ले रहे हैं, वो नहीं जुड़ रहा है वहां पर। अगर उन सबको हम जोड़ेंगे तो हो सकता है कि वो 6% से अधिक जाए। मैं कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जरूर है कि ऐसा नहीं है कि नेतृत्व में यह मंशा नहीं है कि हम शिक्षा को ना दें, बल्कि हमारी आवश्यकताएं इतनी अधिक होती है। हम अपने घर में ही देखें ना, हमारे घर की ही अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में हम अपने बच्चे को सही किताब खरीद करके नहीं ले दे पाते। क्यों? क्योंकि घर की समग्र व्यवस्था देखनी होती है। उसी प्रकार हमारा जो नेतृत्व है, उनको राष्ट्र के समग्र विकास को देखना है। उनके लिए यह नहीं कि शिक्षा की वे उपेक्षा कर रहे हैं। अगर 2 से 3% ही है और अगर उसको कुल राशि में आप कन्वर्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिसको जो 6% आप कह रहे हैं उसकी राशि से हमारी राशि ज्यादा होगी। प्रणव जी, ये R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी विकसित राष्ट्र बनने के लिए बैकबोन माना जाता है। भारत में प्रयास हुए हैं अपने स्तर पर और लोगों ने निजी तौर पर भी कोशिश की है, लेकिन अब हम देख रहे हैं नई शिक्षा नीति देख लें, क्योंकि वही राष्ट्र जो है अनुसंधान में आगे बढ़ पाता है जो अपनी भाषा में पढ़ाई करवाता है। हम रिसर्च तो करते हैं किसी विषय को लेकर, तो सोच हमारी अपनी भाषा की होती है, लेकिन उसका थीसिस हमें तैयार करना पड़ता है अंग्रेज़ी में, या फिर अंग्रेज़ी में चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। जो नई शिक्षा नीति में जो अपनी भाषा में भी पढ़ने और अनुसंधान करने का एक जो रास्ता खोला है वो कितना महत्वपूर्ण है। और स्टार्टअप जब आपके यहाँ आते हैं तो क्या अनुसंधान के क्षेत्र में भी कुछ करना चाहते हैं? क्या ऐसे लोग भी हैं? देखिए, आपने जो बात बोली कि अपनी भाषा में इस देश को करना चाहिए कुछ, और हम लोग इसके अंदर काफ़ी सारा प्रयास भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है। अगर देखा जाए तो इस देश का बहुत सारा ऐसा युवा है जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के अंदर बैठा है, और हो सकता है कि वो अंग्रेज़ी भाषा से इतना जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में विचार नहीं है, उसके अंदर कुछ बड़ा करने की भावना नहीं है, या उसके पास स्किल नहीं है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वो इस देश के जो सिटीज़ के अंदर मूवमेंट चल रहा है स्टार्टअप का, उसके साथ इसलिए नहीं जुड़ पाता क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भाषा को लेके उसे एक शर्मगी महसूस होती है कि शायद वो इस देश के अंदर उतना ज़्यादा भागीदारी नहीं दे पा सकता, वो ऐसा सोचता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम प्रमोट करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर स्टार्टअप्स बनाए हम लोग, और बहुत सारे इस देश के आजकल एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी हैं, जैसे भावेश अग्रवाल हैं ओला के, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृत्रिम करके एक स्टार्टअप चालू किया जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रीजनल भाषाओं के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि इस देश का बहुत बड़ा जो युवा वर्ग है जो इंग्लिश के साथ शायद इतना रिलेट नहीं करता, वो भी उस मूवमेंट के साथ जुड़ पाता है और इस देश के प्रमोशन के अंदर, इस देश के जीडीपी डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है। और देखा जाए आपकी बात को थोड़ा सा मैं एड ऑन करना चाहूँगा। हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ जो हथकरघा के हमारे जो निपुण कलाकार हैं उनको भी अलग अलग मंच दिए जा रहे हैं। न केवल मंच दिए जा रहे हैं, उनके लिए लोन की सुविधा जो है वो आसान की जा रही है। इसलिए हथकरघा उद्योग जो लग रहा था कि बंद हो जाएगा वो एक बार फिर से जो है उठ खड़ा हुआ है। न केवल उठ खड़ा हुआ है, विस्तार भी पा रहा है और वैश्विक रूप से भी अलग अलग देशों में भी उस तरीके के फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं जहां पर हमारे हथकरघा के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और पूरा विश्व उसको हाथों हाथ भी ले रहा है। ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है। ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि जैसे जैसे वर्ल्ड के अंदर ई कॉमर्स बढ़ता है तो होता क्या है कि जो चीज़ें इस देश के अंदर छुपी हुई थी, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में यूएसए, यूके और बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस तक नहीं पहुंच पा रही थी, आज क्या कर रहा है इस देश का एंटरप्रेन्योर, उसे भारत के कोने कोने से खोज के निकाल रहा है। जो उसका कला बनाने वाला जो आर्टिस्ट है उसको प्रमोट कर रहा है, उसको व्यवसाय दे रहा है और उसकी कला को लेके जा रहा है एक ग्लोबल मंच पे। सारा ई कॉमर्स के माध्यम से इस देश की जो सारी छुपी हुई कला थी उसको प्रमोशन मिल रहा है और वो वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंच रहा है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ हैं, मुद्रा लोन्स हैं और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिससे उनको एक बूस्ट मिल रहा है। इस देश के सारे हैंडीक्राफ्ट्स और छुपे हुए आर्ट और कल्चर और सारा जो इस देश का मैं कहूँगा इस देश का जो टैलेंट है
उसको एक प्रमोशन मिल रहा है। आखिरी सवाल लेंगे, आखिरी सवाल के बाद एक टिप्पणी, उसके बाद हम जो है संपन्न करेंगे जल्दी। नमस्कार सर, मेरा नाम सुजीत गुप्ता है, मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज का छात्र हूँ। तो जैसा कि हमें पता है कि आज भी भारत में युवाओं की एक बड़ी संख्या दूर दराज के क्षेत्रों से आती है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है। तो पहले ऐसा था कि उनको अवसर नहीं मिल पाता था, उनको मंच नहीं मिल पाता था। उनके पास प्रतिभा तो होती थी, लेकिन उस प्रतिभा को प्रदर्शन करने का उनके पास मंच नहीं होता था। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें एक मंच प्रदान कर सकते हैं जहां वो अपने प्रतिभा को निखार सके, और इस क्षेत्र में हमारे पास क्या चुनौती है, हमारे सामने इसमें क्या चुनौतियां सामने आ रही है? और पंकज जी, इससे शिक्षकों का इसमें कितना बड़ा योगदान हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि घर वालों से भी ज़्यादा असर शिक्षकों का होता है, टीचर्स का होता है, प्रोफेसर्स का होता है। जो वो कहते हैं बच्चे उसको मानने के लिए जो है प्रयास भी करते हैं। देखिए, शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक सही अर्थों में शिक्षा को अपना आधार बना करके चलते हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बच्चों को एक पॉजिटिव रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना, सन्मार्ग पर ले चलना। और वो सन्मार्ग केवल राह दिखाना नहीं होता है, वे लक्ष्य का भी निर्माण करते हैं। इसलिए शिक्षक ही छात्रों के सामने लक्ष्य भी रखते हैं कि तुमको ये चलना है, और तब वो बच्चे कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगी मधुशाला। तो वो शिक्षक जो है इस प्रकार से पंपिंग करते हैं, बच्चों को प्रेरणा देते हैं, उनको फूंकते हैं कि तुम ही जो हो राष्ट्र के भावी, जो है तुम नेता हो, नेतृत्व हो। शिक्षकों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्रणव जी, आप भी जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते युवाओं से? मैं यही कहूँगा कि इस देश के अंदर अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रमोट किया जा रहा है स्टार्टअप का मूवमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का मूवमेंट। उसके साथ जुड़े और इस देश के जो प्रधानमंत्री का विजन है कि इस देश के अंदर जॉब क्रिएटर्स बने, उसके साथ जुड़े। और आज के टाइम पे हम लोगों के पास बहुत सारे मंच हैं, चाहे स्टार्टअप का हमारा शार्क टैंक है, चाहे गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं, उसके साथ जुड़ के अपना स्टार्टअप को लॉन्च कीजिए, अपनी कहीं ना कहीं अपने जो ड्रीम है उसको उड़ान दीजिए और इस देश में आगे बढ़िए और इस देश को आगे बढ़ाइए। चलिए प्रणव जी आपका और पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।